नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। देश में जगह जगह पुलिस के बहुत सारे अफसरों के बारे में तरह तरह की खबरें आती हैं। मध्य प्रदेश में तो एक कोई सिपाही ऐसा था जिसकी 50-60 करोड़ रुपए की दौलत पकड़ाई है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक कोई इंस्पेक्टर बना है, उसका जाने कितना 100-200 करोड़ रुपए की उसकी प्रॉपर्टी पकड़ाई है। और मेरा ऐसा मानना है कि सरकार की सबसे काबिल एजेंसियां भी अगर लंबे समय तक भ्रष्टाचार करने वाले किसी व्यक्ति की दौलत पकड़ने की कोशिश करती है तो शायद 10-15-20% से ऊपर नहीं पकड़ पाती। बहुत सारी बेनामी गुमनामी ऐसी जगहों पर पूंजी लगा दी जाती है जो जांच एजेंसियों को पकड़ना मुश्किल रहता है, नामुमकिन रहता है। ऐसे में ही हर प्रदेश से आगे पीछे किसी न किसी अफसर के बारे में अप्रिय चर्चा आती है और मुझको लगता है कि पुलिस जो है सरकार का सबसे विजिबल फेस रहता है, जो पहली नज़र में दिखता है। हम सड़क पे चलते हैं तो हम किसी शिक्षा अधिकारी को नहीं पहचानते, किसी डॉक्टर को नहीं पहचानते। पुलिस को देखकर हम पहचान जाते हैं तुरंत ही कि ये पुलिस है। तो सरकार का विजिबल चेहरा रहता है पुलिस, देखते ही पहचान में आने वाला। जब पुलिस के किसी अफसर को लेके, कर्मचारी को लेके कोई बुरी खबर आती है तो केवल उस विभाग की साख खराब नहीं होती, पूरे सरकार की साख खराब होती है। अब मान लीजिए पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई एक क्लर्क शराब पिया हुआ अगर सड़क के किनारे कहीं पड़ा हुआ है तो उससे सरकार की सीधे सीधे कोई बदनामी नहीं होती तब तक जब तक कि खबर में उसका नाम और विभाग का नाम ना आए। लेकिन पुलिस का सिपाही अगर कहीं शराब पिया हुआ पड़े रहता है तो किसी को नाम बताने की, विभाग बताने की जरूरत नहीं रहती। लोग वीडियो बनाते हैं, पोस्ट कर देते हैं। ये पुलिस का हाल है। पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा रहती है, साख को ढोने की जिम्मेदारी, सरकार की साख को ढोने की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर दूसरे विभागों के मुकाबले कुछ ज़्यादा रहती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ अभी एक महिला डीएसपी की खबरों से भरा हुआ है, एकदम उफन रहा है। जैसे बियर की ग्लास में से झाग उफनता है, ऐसा वो खबरें उफन रही हैं। सुंदर महिला डीएसपी है, शायद सोशल मीडिया पे तस्वीरें मिली होगी या उसके खिलाफ जिसने शिकायत की है उसने तस्वीरें मुहैया कराई होगी। तो अखबारों में, वेबसाइट पे, खासकर वेबसाइट, डिजिटल मीडिया जो है वो कुछ अधिक सनसनी पे जिंदा रहता है, तो वहाँ पर ये खबरें और ज़्यादा आ रही हैं। डिजिटल मीडिया के पास बहुत सारी फ़ोटो, स्क्रीनशॉट पोस्ट करने का मौका भी रहता है। अखबार में जगह फिर भी सीमित रहती है। तो डिजिटल मीडिया में खूब बढ़ चढ़कर इस मामले के बारे में आ रहा है। मामला है ये कि एक महिला डीएसपी है, उनकी किसी से दोस्ती रही होगी। कैसी दोस्ती है, किस दर्जे की दोस्ती है, उस पर मैं नहीं जाता। हर बालिग को अपने रिश्ते तय करने का हक है। तो उनकी दोस्ती किसी एक कारोबारी से रही होगी, साथ में उठना बैठना, घूमना फिरना, कुछ ऐसा आ रहा है कि वो बाहर भी घूमने जाते थे, कुछ मित्रता थी, प्रेम था, जो भी रहा हो। जब तक प्रेम रहता है तब तक खबरें नहीं बनती। प्रेम हिंदुस्तान में कोई भी खबर नहीं बनाता, लेकिन जब नफरत हो जाती है, जब झगड़ा होता है, तब खबर बनना शुरू होता है। तो इस कारोबारी ने, कितना बड़ा कारोबारी है मैं नहीं जानता, मेरे लिए पान ठेले वाला भी कारोबारी है और कारखाने वाला भी कारोबारी है। तो ये इसके बीच ये कहाँ का है, कितने पैसे वाला है, मुझको नहीं मालूम, लेकिन शायद कुछ पैसा तो होगा ही, क्योंकि उसका आरोप है कि किसी होटल वगैरह को खरीदने में, राजधानी रायपुर की किसी होटल को खरीदने में इस महिला डीएसपी ने अपने पिता के अकाउंट में इस कारोबारी से 30 लाख या 50 लाख रुपया ट्रांसफ़र करवाया। वो होटल खरीद ली, इसको पैसा नहीं लौटाया, ऐसा इसकी शिकायत है। कुछ खबरों में ये भी आ रहा है, हो सकता है इस कारोबारी के खिलाफ कुछ खबरें प्लांट की जा रही हों, गढ़ी जा रही हों। उनमें ये भी आया है कि ये कारोबारी जो है
वो लोगों से तबादला करवाने के नाम पे पैसे ले लेता था। ये लंबे समय से इसके खिलाफ ऐसी शिकायतें थी। उसके बावजूद एक महिला डीएसपी, जिससे उम्मीद की जाती है कि जिससे दोस्ती है उसके बारे में सामान्य जानकारी तो होगी ही। कुछ व्यापारी ने यह भी शिकायत की है कि उसकी निजी कार जो है उसकी पत्नी के नाम की, वो इस महिला डीएसपी के घर में, परिवार में, या वो खुद इस्तेमाल करती थी। ऐसी कई तरह की बातें हैं। जब प्रेम रहता है दो लोगों के बीच में तो दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर खूब करते हैं, और जब प्रेम खत्म हो जाता है तो एक दूसरे के खिलाफ जब निकाल कर जानकारी जारी की जाती है तो वो बड़ी गंदी रहती है। वो तो एक कारोबारी के खिलाफ भी कई तरह की जानकारी आ रही है, इस महिला डीएसपी के खिलाफ भी कई तरह की जानकारी आ रही है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अच्छे व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से भी, अरुण देव गौतम। उनसे मीडिया में किसी ने पूछा कि ये मामला क्या है, क्या कहना है आपका इस बारे में, तो उन्होंने कहा मेरे पास मामला अभी पहुंचा नहीं है, थाने के स्तर पे होगा, आप पता लगा लीजिए, वहीं बता सकेंगे नीचे। उनकी बात तकनीकी रूप से सही है, एकदम सही कहा उन्होंने, क्योंकि कोई एफआईआर नहीं हुई है, केवल शिकायत हुई है। तो डीजीपी जो कि प्रदेश का पुलिस का मुखिया होता है, वो जरूरी थोड़ी है कि हर बात को मालूम रखे। लेकिन पुलिस का एक महकमा होता है, खुफिया महकमा, इंटेलिजेंस कहते हैं उसको, जो प्रदेश की इस तमाम घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाते रहता है, मुख्यमंत्री को रोज ब्रीफ करता है कि क्या चल रहा है प्रदेश में, जिसके बारे में कहा जाता है अलग अलग समय पे जब कोई बदनाम अफसर वहाँ पे रहते हैं तो कहा जाता है कि वो पत्रकारों की, नेताओं की कॉल रिकॉर्डिंग भी करते हैं, कुछ और करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। होता होगा, गैरकानूनी तौर पे कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, ऐसा भी होता होगा। पुलिस या खुफिया एजेंसियों के लोग हर काम कानूनी करते हो, ऐसा कहीं कानून में नहीं लिखा है। बहुत सारे काम गैरकानूनी करते हैं। तो मुझको थोड़ा हैरानी ये होती है कि डीजीपी अरुण देव गौतम ने एक बड़ा सरल सा तकनीकी जवाब दे दिया कि मेरे पास अभी ऐसी शिकायत नहीं आई है। नहीं पहुंची होगी शिकायत, लेकिन खबरों में तो कई दिनों से बनी हुई है। पुलिस की एक डीएसपी के खिलाफ इतने स्कैंडलस, इतने सनसनीखेज आरोप लग रहे हैं, ओहदे की ताकत के बेजा इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं कि उस महिला डीएसपी ने पैसा उगाही किया, अपने पिता के नाम पे कारोबारी से पैसा ले लिया, बैंक का खाते में नगद पैसा भी ले लिया, कार भी उसकी ले ली, और कुछ इस कारोबारी ने ऐसी चैट जारी की है जिसमें उस महिला डीएसपी के साथ इसकी कई तरह की बातचीत चल रही है। अपनी पत्नी को तलाक दे देने की भी बातचीत है। ऐसा उसने चैट जो जारी की है वो इस महिला डीएसपी की है कि उसकी गढ़ी हुई है, वो तो पुलिस पता लगा ही सकती है। तो मुझको एक चीज लगती है कि क्या हर बात एफआईआर होने के बाद या पुलिस में रिपोर्ट आने के बाद, उसके बाद ही पुलिस की या सरकार की नज़रों में आनी चाहिए, या कोई बात जब सार्वजनिक रूप से सामने आ गई है जो सरकार की छवि खराब कर रही है, जो सरकार को बदनामी दिला रही है, तो क्या उसके बारे में जिम्मेदार लोगों को खुद होकर नोटिस नहीं लेना चाहिए? अभी तो मैं देखता हूँ किसी एक ने सोशल मीडिया पर एक कोई कार्टून पोस्ट कर दिया तो उसके खिलाफ एफआईआर हो गई, किसी ने कुछ किया तो उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। तो ये तो बड़ा मामला है। पुलिस के एक मझले दर्जे के, राज्य पुलिस का बड़ा ओहदा होता है डीएसपी, तो एक डीएसपी के खिलाफ, एक महिला के खिलाफ इतने आरोप लगे हैं। उस महिला ने भी उस कारोबारी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं और दूसरे लोग भी निकल के आ रहे हैं आरोप लगाने के लिए। मैं इस मामले के गुण दोष पे नहीं जाता कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब सरकार से जुड़े हुए किसी व्यक्ति पर कोई तोहमत लगती है तो सरकार की ये नैतिक और कानूनी दोनों किस्म की जिम्मेदारी रहती है कि वो उस मामले की जांच कराए, अपने अफसर से जवाब तलब करे। हो सकता है कि जवाब मांगा भी गया हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि सरकार की हर चिट्ठी जनता के बीच आती है, लेकिन जब जनता के बीच इतनी सनसनी फैली हुई है, इतनी बदनामी हो रही है,
जब चटखारे ले ले के लोग इस महिला अफसर की तस्वीरें देख रहे हैं और जानकारियां पढ़ रहे हैं कि किस तरह से ये दोनों का उठना बैठना था और ये बाहर टूर पे भी जाते थे, गैरकानूनी कुछ नहीं है उसमें, कोई भी चीज़ गैरकानूनी नहीं है। कानून ने कहा है कि 2 बालिग लोग किसी भी तरह से अपने हिसाब से रह सकते हैं, बल्कि अभी नया फैसला तो ये आया है कि 2 नाबालिग लोग भी एक साथ रह सकते हैं, कोई रोक नहीं है उसके ऊपर। 2 नाबालिग लोग भी, शादी की उम्र नहीं हुई है तो भी वो साथ में रह सकते हैं। ये तो बालिग दिख रहे हैं मुझको दोनों ही। लेकिन मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि सरकार साफ सुथरी पेश आए। सरकार के बारे में ऐसा न लगे कि उसकी एक अफसर के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी तोहमतें लग रही हैं और हर सरकारी अफसर को सरकार के प्रति कई तरह से जवाबदेह रहना पड़ता है, अपनी दौलत के बारे में, अपने परिवार के लोगों के लेन देन के बारे में, खाते के बारे में। भले माता पिता का अकाउंट अलग होगा, भले इनको नहीं देना पड़ता होगा महिला डीएसपी को, सरकार को वो हिसाब किताब, लेकिन अगर इस तरह का कोई संदिग्ध लेन देन हुआ है तो क्या उसको लेकर भी सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं बनती है अधिकारियों की? मुझको ऐसा लगता है कि सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ अधिक दूर तक चली जाती है, कई चीज़ों को अनदेखा कर देती है अपने लोगों को बचाने के लिए। ये रियायत एक है, सरकार में रहने का ये एक फ़ायदा है, एक रियायत है। मैं देखता हूँ कि कोई बलात्कार की जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है वो सरकार में बने हुए हैं, जो कई दिन तक फरार थे वो भी सरकार में बने हुए हैं, जिनको सरकार की ही एजेंसी ने जाकर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था वो भी सरकार में बने हुए हैं। तो क्या ये सरकार का बर्दाश्त जो है ये ज़रूरत से कुछ ज़्यादा नहीं है? क्या सरकार को जनता के प्रति थोड़ा ज़्यादा पारदर्शी और ज़्यादा जवाबदेह नहीं रहना चाहिए? इधर तो दिल्ली जितना प्रदूषण भी नहीं है, इधर तो काली हवा, धुंध ये भी छाया हुआ नहीं है कि सरकार को दिख नहीं रहा है कुछ। दिल्ली में मैंने सुना है सरकार को कुछ भी नहीं दिखता है, इतना प्रदूषण फैला हुआ है। इधर तो नहीं है छत्तीसगढ़ में उतना प्रदूषण। तो यहाँ तो सरकार को दिखना चाहिए कि अखबारों में क्या छप रहा है, वेबसाइट पर क्या आ रहा है, व्हाट्सएप पर क्या सर्कुलेट हो रहा है, उसकी एक अफसर के बारे में क्या क्या लिखा जा रहा है। और अगर सरकार ने जवाब तलब किया है, मैं मानता हूँ कि किया होगा, अगर सरकार ने अपनी अफसर से जवाब तलब किया है कि आपके बारे में इतनी तरह की बातें छपी हैं और ये एक शिकायत मिली है, एफआईआर हो या ना हो, जरूरी नहीं रहता एफआईआर, केवल शिकायत मिली है, इसके बारे में स्पष्टीकरण दें। इतना मांगने में क्या दिक्कत है सरकार को? सरकार को अपने लोगों के ऊपर लगे हुए आरोपों को लेकर अपना बर्दाश्त इतना क्यों बढ़ाना चाहिए? मुझको ध्यान है छत्तीसगढ़ में कई आईपीएस अफसरों का नाम आया था महादेव सट्टा ऐप को लेकर। किसके घर 25 लाख महीना पहुंचता था, किसके घर 40 लाख रुपया महीना पहुंचता था, कई अफसरों का नाम आया था। कुछ एक क्या छापे आपे भी पड़े थे, ईडी के छापे पड़े थे, कुछ हुआ था, मुझको अभी ठीक से याद नहीं है कि महादेव का आरोप किस पे लगा था, छापा किस पे पड़ा था। हो सकता है 2 अलग अलग चीज़ें भी हों, हो सकता है एक ही चीज़ हो। लेकिन क्या सरकार को कुछ अधिक पारदर्शी नहीं रहना चाहिए? क्या इतने बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं, इसकी और बेहतर जांच नहीं होना चाहिए? क्या सरकार को थोड़ा अधिक साफ सुथरा होकर सामने नहीं आना चाहिए? किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के ऊपर जब इतनी बड़ी बड़ी बातें, तोहमतें लगती हैं तो सरकार को खुलकर सामने आना चाहिए, सार्वजनिक रूप से उसे मंजूर करना चाहिए कि उसके ध्यान में ऐसी खबरें आई है, ऐसे आरोप आए हैं, उसको एक शिकायत मिली है, इस बारे में उसने संबंधित अधिकारी से जवाब तलब किया है। 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में जवाब मांगा है। ऐसा कई जगह होता है। एक पटवारी को सस्पेंड कर देते हैं। अभी कृषि विस्तार अधिकारी कहीं का है, उसको
धान को नाजायज़ तरीके से खरीदने को लेके कल सस्पेंड किया गया, तुरंत खबर आ जाती है। आना भी चाहिए, लोगों का भरोसा होना चाहिए सरकारी व्यवस्था पे कि सरकार भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई करती है। मैं देश भर का देखता हूं, कहीं कोई पुलिस वाला पीट रहा है किसी को जोरों से, अगर उसका वीडियो सामने आ जाता है तो अगले दिन तक खबर आ जाती है कि ऐसा एक वीडियो देखकर एसपी ने तुरंत सस्पेंड किया अपने कर्मचारी को, अपने अधिकारी को। आता है, देश भर से आता है। जिन राज्यों की पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे खराब है वहां से भी आता है कि कार्रवाई हुई है। तो मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक महिला डीएसपी के ऊपर अगर इतनी बड़ी बड़ी तोहमतें लग रही हैं, इतने बड़े बड़े रुपए के लेन देन के, और बैंक खाते कोई सबमिट कर रहा है कि इस महिला अफसर से दोस्ती भी थी, वो मेरी कार भी इस्तेमाल कर रही है, उसके पिता के नाम पे मैंने इतना पैसा भी डाला है, उस पैसे से उन्होंने होटल भी खरीदी है। क्या ये जवाबदेही की बात नहीं है उस अफसर के लिए, सरकार के लिए? लोगों को क्या लगेगा? मेरा सवाल सरकार से है। मैं उस अफसर को नहीं जानता हूँ, मेरी न दोस्ती है न दुश्मनी है, न उस कारोबारी को मैं जानता हूँ, तो मैं व्यक्तिगत रूप से निष्प्रिय हूँ, इन दोनों पक्षों में से किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। और मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि क्या सरकार को अपने अमले के कामकाज को लेकर अधिक पारदर्शी और जवाबदेह नहीं होना चाहिए? मैं सुनने के लिए तो सुनता हूं कि सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, ऐसा आपने भी सुना होगा। भ्रष्टाचार, ये सभी सरकार बोलती है, ये जोगी सरकार से लेके रमन सिंह सरकार से लेके भूपेश सरकार से लेके तो आज की सरकार तक सभी सरकारें कहती है भ्रष्टाचार को लेके हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो क्या हो रहा है उस नीति पे? अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो क्या हो रहा है? ये प्रदेश पिछले 5 साल की कांग्रेस सरकार के दौरान इतने तरह के भ्रष्टाचार देख चुका है, इतने तरह के भ्रष्टाचार देख चुका है। आज ही मैं कहीं खबर पढ़ रहा था कि 850 दिन या कितने दिन जेल में गुजार चुकी थी सीएम भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया, अभी फिर गिरफ्तार हो गई है। 850 के बाद फिर गिरफ्तार, यानी अब की गिरफ्तारी जो औसत लगता है वक्त लोगों को जमानत मिलने पर भी, तो लगता है अब 3 साल पूरा हो जाएगा इस कैद का, कोई भी अगली जमानत की संभावना बनने तक। इतना लंबा लंबा समय हो रहा है। और भी कुछ लोग पड़े हुए हैं भीतर, कुछ आईएएस अफसर पड़े हैं, कई अरबपति कारोबारी पड़े हुए हैं, कुछ कांग्रेस के नेता पड़े हुए हैं, कुछ कांग्रेस का, एक तो कोई छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कुबेर, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, कुछ यहाँ का कुबेर कहते हैं उसको कांग्रेस पार्टी में, कोषाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कोषाध्यक्ष। अब याद आ गया नाम मुझको, वो त्रेता और द्वापर दोनों युग का मिला हुआ नाम है, राम गोपाल अग्रवाल। 2 युगों से निकला हुआ नाम है, 2 भगवानों से बना हुआ नाम है। 2 साल जाने कितना हो गया है, 2 साल तो हो ही गया होगा फरार है। 2 साल से फरार है किसी पार्टी का कोषाध्यक्ष, और पार्टी चल रही है अभी तक। और आरोप है 52 करोड़ रुपया उसके पास गया था, ऐसा ईडी का आरोप है। 52 करोड़ रुपए लेके कुबेर फरार है। मैं सरकार के भ्रष्टाचार का सोच रहा हूं। अभी फिर कहा है ईडी ने, कल कहा है कोर्ट में कि सौम्या चौरसिया को दारू घोटाले का, शराब घोटाले का कितना 115 करोड़ या ऐसा कितना रुपया मिला, ऐसा ईडी का कहना है। तो मेरा ये कहना है कि ये नौबत क्यों आती है? इसलिए आती है कि 5 साल जवाबदेही नहीं रही किसी की। 5 साल निर्बाध शासन रहा, कोई जवाबदेही नहीं रही। और तो और मीडिया में भी सवाल नहीं उठे 5 साल। तो आज जब ये सवाल उठ रहे हैं तो सरकार को अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को देखते हुए
ये नसीहत मेरी इसी सरकार को लेकर नहीं है, सभी सरकारों को लेकर रहती है। और मैं दर्जनों ऐसे अधिकारियों के बारे में बोल चुका हूँ। कुछ एक तो मेरे अच्छे दोस्त रहे हुए हैं, बड़े बड़े IAS अफसर जिनसे मेरा तुम बोलकर बातचीत करने का रिश्ता रहा। डॉक्टर आलोक शुक्ला, अभी पता नहीं वो जेल में हैं कि बाहर हैं, मुझको ठीक से याद नहीं है। डॉक्टर आलोक शुक्ला नान में थे, नान का जो कुख्यात घोटाला है छत्तीसगढ़ का, मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, तो मैं उनके बारे में भी बोलते आया हूँ। मेरा किसी से कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं है, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। महिला DSP का मामला है, इसलिए मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, और चूंकि उनका नाम नहीं ले रहा हूँ तो मैं कारोबारी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन सरकार को अधिक पारदर्शी तरीके से, सार्वजनिक रूप से इन आरोपों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मानना चाहिए कि ऐसे आरोप उसके पास आए हैं। वो इस अफसर से जवाब मांग रही है, इस मामले की जांच करवा रही है। अगर इतने आरोपों पे जांच नहीं करवाएगी सरकार तो कब करवाएगी जांच? जब ऐसे ऐसे आरोपों की जांच नहीं होगी तो फिर आखिरी में जाके 5 साल में क्या होता है, ये 2 साल पहले हम देख चुके हैं। तो सरकार को ऐसी नौबत से बचना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ में कार्रवाई नहीं हुई है, बड़े बड़े आरोप हैं। महादेव सट्टा का आरोप बड़ा नहीं है, मुझको तो लगता था कि भाजपा चूँकि धर्मालू पार्टी है तो महादेव सट्टा जिसने नाम रखा है महादेव, उसके ऊपर कुछ कड़ी कार्रवाई करेगी। और महादेव के नाम पे सट्टा चलाने वाले लोगों पे, उनसे पैसा, बड़ा बड़ा मोटा मोटा पैसा हर महीने लेने की तोहमत जिन बड़े बड़े अफसरों पे लगी है, उसके बारे में कुछ गंभीरता से जांच करेगी बीजेपी की सरकार, ऐसा मुझको लगता था। और ये बात जो है, ये भूपेश बघेल की किसी जांच एजेंसी ने नहीं कही थी। ये बात छत्तीसगढ़ में जिस भाजपा की सरकार है, इसी पार्टी की, दिल्ली की जो सरकार है देश की, उसकी जांच एजेंसी ED का कहना है कि महादेव सट्टा का इतना इतना पैसा इन अफसरों के ऊपर जाता था। तो इसी पार्टी की सरकार वहाँ है, उसी की एजेंसी ये कह रही है इन्हीं के इष्ट देव महादेव के नाम पर इतना बड़ा जुर्म चल रहा था। 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ लूट के ले गए देश के बाहर। तो अगर महादेव के नाम पे इतना बड़ा जो जुर्म चल रहा था उस पे अगर कार्रवाई नहीं होगी तो और कौन से जुर्म पे होगी? मुझको लगता है ये तो एक राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है सरकार के ऊपर कि महादेव के नाम पे जुर्म चल रहा था और उन मुजरिमों से इतनी मोटी मोटी रकम अगर हर महीने ली जा रही थी तो इनसे जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए, इनकी जांच नहीं होनी चाहिए। सोच के देखिएगा। मैं थोड़ा भ्रष्टाचार को लेकर, मेरे पैमाने जो हैं वो थोड़े से अलग हैं। मैं उसमें मेरे करीबी लोग जो हैं, बहुत सारे मेरे करीबी लोगों के नाम मुझको लेने पड़ते हैं भ्रष्टाचार के मामलों में। तो मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि जब कभी इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, होटल खरीद लिया महिला DSP के पिता ने, कुछ तो जांच करो। और आरोप लग रहा है, कोई दीवार के ऊपर कोई लिख के नहीं चले गया कि इसने ये होटल खरीद लिया। एक व्यक्ति बैंक के खाते की जानकारी दे रहा है, अकाउंट में पैसा जाने की जानकारी दे रहा है। अब अगर इसके ऊपर भी सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो किसके ऊपर करेगी? थोड़ा सोचिएगा कि क्या ये जीरो टॉलरेंस की नीति के मुताबिक काम चल रहा है। मेरी किसी से दोस्ती दुश्मनी नहीं है, मैं तो ये महिला DSP का नाम भी मैंने पहली बार सुना है, कभी मेरा वास्ता नहीं पड़ा, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मेरी गाड़ी का कोई चालान नहीं किया हुआ है उन्होंने कि मैं उनके खिलाफ बोलूं। लेकिन सार्वजनिक जीवन का तकाजा है कि मैं भी कुछ कड़वी बातों को अनदेखा न करूं, उनके बारे में बोलूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपको लगता है कि मैंने जायज़ बात की है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। ओछी बात मत लिखिएगा, किसी महिला
के सम्मान के खिलाफ मत लिखिएगा। महिला किसी कुर्सी तक पहुंचती है तो थोड़ी अधिक मुश्किल से पहुंचती है मर्द के मुकाबले। इस लिंक को भेजिएगा दोस्तों को, वो देश के किसी भी हिस्से में रहते हो। ये तो एक मुद्दे की बात है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चाहे आप चलाएं चाहे पीछे बैठें। नितिन गडकरी ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें है कि 18 से 34 साल उम्र के लोग शायद 68% या ऐसे कुछ है। 18 से 34 ये एकदम कामकाजी उम्र रहती है। जिस नौजवान कामकाजी आबादी के ऊपर ये देश उम्मीद करता है कि उसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, ऐसे लोग एक लंबी जिंदगी छोड़कर उसी पल मर जाते हैं हादसे में। तो सोचिएगा देश की उत्पादकता, देश की अर्थव्यवस्था पे कैसा बुरा असर पड़ता है। क्योंकि पैदा होने से 18 साल तक तो वो उत्पादक नहीं रहते हैं ना, वो सीखते हैं, पढ़ते हैं, सरकार पर बोझ रहते हैं। मत होने दीजिए ऐसा, सोच के देखिएगा। जवान लोग इस तरह से जब मरते हैं तो उनके सामने बची हुई एक लंबी जिंदगी रहती है जो उसी पल खत्म हो जाती है। ऐसा मत कीजिए। आप किसी भी उम्र के हों, अगर दोपहिए पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। फिर मिलेंगे।